Hello everyone. This video is for you if you are preparing for UPT GT PGT upcoming examinations. ये बायोलॉजी की सीरीज है जिसमें लास्ट वीडियो में हमने सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का सबसे पहली क्लास किया था, जिसमें हम प्रोकैरियोट्स को डिस्कस किए थे और अदर सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस, ये बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस किए थे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें, आपकी सारी बेसिक्स ज़रूर क्लियर होंगी। बहुत डीप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो चल रही है। जैसे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि आप कोर्स किसी का बाई कर सकते हैं, अगर 1-2 हज़ार का कोई नया टीचर का आप कोर्स लेंगे तो ऑब्वियसली बता रही हूँ कि वो कुछ कंटेंट वैसा नहीं होगा जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे या जैसा यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए चाहिए होता है। और अगर आप बहुत महंगा कोर्स ले सकते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर आप दोनों में से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये यूट्यूब की वीडियोस को सीरीज़ में आप देख सकते हैं। आप पहले एक यूनिट डिटेल में ख़त्म करिए एक वीडियो से। जैसे आप पहली वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ईजी चीज़ें होंगी, जो बहुत कुछ आता होगा तो आपको लगेगा कुछ नया नहीं है। किसी भी चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग हम बहुत बार पढ़े होते हैं, तो हमको शुरुआत की सारी चीज़ें सबको आती हैं, तो इजी भी लग सकता है और नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो आप ये सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का जो भी 3 और 4 वीडियोज़ होंगी, उनको 1-1 घंटे का है, उसको अच्छे से पहले आप देखिए। नोट्स भी मत बनाइए, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को देखिए और देख के आप प्रीवियस ईयर बुक उठाइए और उसमें से क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। अगर इस वीडियो में से आपका क्वेश्चन बन रहा है, इट मीन्स यू कैन फॉलो दिस सीरीज एंड थैंक यू। चलते हैं हम आगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी इस वीडियो में हमको राइबोसोम से पढ़ना है। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल्स है और ये अमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ये सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ये पैलाडे ने इसका डिस्कवरी किया था, 1955 में किया था। टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कवर कौन किया है, ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पैलाडे राइबोसोम से कनेक्टेड हैं, ये बात याद रखना है। राइबोसोम जो है अमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है। अगर ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा तो इसमें 70S टाइप का राइबोसोम होगा। अगर यही यूकैरियोट्स में होगा तो 80S होगा। जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे 80S क्या है। अभी हम क्योंकि प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, तो ये हम 70S टाइप के राइबोसोम्स देखेंगे। 70S टाइप का जो राइबोसोम है वो 2 यूनिट्स के मिलके बनता है। एक स्मॉलर यूनिट होती है, एक लार्जर यूनिट होती है। स्मॉलर यूनिट जो होती है वो 30S होती है और लार्जर यूनिट जो होती है 50S यूनिट होती है। ये दोनों राइबोसोम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं Mg मैग्नीशियम आयन के हेल्प से, ठीक है। तो इसमें जो S है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻13 सेकेंड। अगर हम और आगे देखें राइबोसोम्स के बारे में तो यहाँ दिया है कि बैक्टीरिया में जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेनी राइबोसोम्स आर कनेक्टेड। ये जब मैं लास्ट वीडियो में आपको डायग्राम दिखा रही थी तो उसमें आपको बताया था मैंने कि एक ही mRNA, ये जो ऑरेंज कलर से मैंने ड्रॉ किया है ये mRNA है। अगर एक mRNA से बहुत सारे राइबोसोम्स, जो कि ग्रीन कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, बहुत सारे राइबोसोम्स जब एक mRNA से कनेक्टेड होते हैं तो उसे पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम कहते हैं, ठीक है। तो वही लिखा इन बैक्टीरिया, जैसे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मेनी राइबोसोम्स आर कनेक्टेड या फिर अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, आप उठा के चेक करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन। बस इतनी सी लाइन ही बहुत बार पेपर में उठा के पूछा गया है। प्रोटीन का मतलब पॉलीपेप्टाइड, यूपीएससी में यूपीपीसीएससी 2004 के पेपर में पूछा गया था। पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस कौन सा ऑर्गेनेल करता है, तो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड दोनों मीनिंग सेम है। तो पॉलीपेप्टाइड पूछे या प्रोटीन पूछे, राइबोसोम ही करता है। और ये नीचे दिए गए जो भी पार्ट्स मैंने लिखे हैं ये सब प्रीवियस ईयर के ही पार्ट हैं। ये इसके नीचे, जैसे कि राइबोसोम फाउंड इन द हाईएस्ट नंबर इन द सेल, मतलब अगर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज फाउंड इन हाईएस्ट नंबर इन सेल, तो राइबोसोम्स है जो सबसे ज़्यादा नंबर में पाया जाता है। ये यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है। इसी तरीके से यूपीपीसीएस 1999 और 2007 में सेल ऑर्गेनल्स इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है,
तो वो भी राइबोसोम्स है, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया अभी जस्ट कि ये अमेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए इज फाउंड इन, मतलब आरएनए का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस ऑर्गेनेल में पाया जाता है, तो इसका भी आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आरएनए है उसका सिंथेसिस कहाँ होता है, तो न्यूक्लियोलस में होता है। डीएनए इज नॉट फाउंड इन द राइबोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवोदय विद्यालय पीजीटी 2014 में क्वेश्चन आया था कि डीएनए कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में नहीं पाया जाता है, तो उसका भी आंसर होगा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं। जब मैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में लास्ट वीडियो में बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंक्लूजन बॉडी भी एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल्स या फिर स्टोर्ड फूड होता है बैक्टीरिया का एक तरीके का, जो कि अमेम्ब्रेनस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा जाता है इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, तो ये बैक्टीरिया में स्टोर्ड फूड जो होता है उसे हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, और ये अमेम्ब्रेनस होता है, इस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, मतलब अगर इंक्लूजन बॉडी किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो किस फॉर्म में हो सकती है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में हो सकती है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में हो सकती है, साइनोफाइसियाई ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में हो सकती है। तीनों जो है इंक्लूजन बॉडीज के डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ग्लाइकोजन, फॉस्फेट एंड साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। और इंक्लूजन बॉडी क्या है, स्टोर्ड फूड ऑफ द बैक्टीरिया, अमेम्ब्रेनस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे, हम यहाँ पे लिखा हुआ है नोट करके कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सम ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल साइनोबैक्टीरिया या फिर एस बैक्टीरिया गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट हेल्प इन द फ्लोटिंग बायोन्सी। मतलब कह रहा है कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में या फिर पर्पल एस बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, फ्लोटिंग में हेल्प करता है, मतलब बैक्टीरिया को, एल्गी को फ्लो करवाने में वाटर के ऊपर हेल्प करता है। तो गैस वैक्यूल्स किन में प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में या फिर पर्पल एस बैक्टीरिया में। उसका फंक्शन क्या है कि फ्लोटिंग में वो हेल्प करता है। अब आगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस देखते हैं डिटेल में। इट मे बी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपको डिफरेंस ऑलरेडी पता हो, लेकिन फिर भी एक बार आप देखिए, जो चीज़ें आपको आती हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आती हैं कुछ नया मे बी सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। और यूकैरियोट्स में यहाँ जो खाली है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें एब्सेंट है तो इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद आता है हिस्टोन प्रोटीन, भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, और इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन भी प्रेजेंट होगा। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, मतलब सारे के सारे सेल में ऑर्गेनेल्स जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम, और इसमें सारे के सारे जो है सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर कोई सेल प्रोकैरियोटिक है उसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो 70S होगा, और जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल्स में वो होगा 80S। और इसमें जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सेप्शन है, ये जरूर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, स्टार मार्क कर लो कि मतलब ये जो है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है जिसमें कि राइबोसोम 80S प्रेजेंट होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ही पार्ट है, उसमें राइबोसोम जो प्रेजेंट होगा वो 70S ही प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सेम लाइक बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान देना। उसके बाद है कि पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम क्या था कि अगर एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच्ड हों तो उसे पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम कहते हैं। तो इसमें पॉलीजोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन इसमें मोनोजोम होता है। मोनोजोम क्या, मोनोराइबोसोम या फिर मोनोजोम, एक mRNA है तो एक ही राइबोसोम से इस पे अटैच्ड होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स, एक्स्ट्रा प्लाज्मिड जो प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा जीनोम जिसे कहते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में इसको फिगर डायग्राम में भी दिखाया था कि प्लाज्मिड मतलब एक्स्ट्रा जीनोम भी प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में,
प्लाज्मिड एब्सेंट होता है, ये भी बात मैंने डिस्कस कर लिया था कि यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड एब्सेंट होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है कि प्लाज्मिड जो है ईस्ट में प्रेजेंट होता है, जो कि एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और 2 माइक्रोप्लाज्मिड होता है इसमें। तो एक्सेप्शन की बात यहाँ की यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, जो कि एक एक्स्ट्रा जीनोम है, लेकिन इसमें सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा प्लाज्मिड। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन की बात हो गई कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। आगे चलते हैं हम। उसके बाद लिखा हुआ है कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पे डीएनए डबल स्टैंडर्ड लीनियर है, यहाँ सर्कुलर था और डबल स्टैंडर्ड था, यहाँ डबल स्टैंडर्ड लीनियर है। एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मिड, हर एक जगह एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्मिड का सारी जो सिमिलैरिटी है वो प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के साथ मैच कर रही है, कि जैसे राइबोसोम्स भी बिल्कुल वही 70S इसमें भी और 70S इसमें भी, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। यहाँ पे ये लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, लेकिन फिर भी इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड में डीएनए सर्कुलर होता है, जो कि प्रोकैरियोट्स में है। आगे चल के अभी इसके बारे में बात करेंगे, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, उसकी जो प्रोटीन होगी प्रोटीन फ्लैजिलिन होगी, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। उसके बाद जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं, जीन से जो जीन है नॉन स्प्लिट जीन होता है, ओनली एक्सॉन और नो इंट्रॉन। इसमें नॉन स्प्लिट जीन जो कि स्प्लिट नहीं होगा, एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो इसलिए स्प्लाइसिंग नहीं होती है। लेकिन इसमें स्प्लिट जीन्स होते हैं, जीन में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं, क्योंकि एक्सॉन इसमें प्रेजेंट है तो ये एक्सॉन के साथ क्या करता है, स्प्लाइसिंग करता है। स्प्लाइसिंग का मतलब इंट्रॉन का रिमूवल करता है। जब इसमें इंट्रॉन है ही नहीं तो इसमें स्प्लाइसिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखें कि साइटोसॉल में डीएनए है, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए रेप्लिकेट करके डीएनए वापस डबल स्टैंडर्ड डीएनए एकदम क्लियर बनाता है, तो उसके बाद इसका ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनेगा, उसका ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। लेकिन ये साइटोसोल में हो रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। लेकिन यही चीज़ अगर यूकैरियोटिक में देखें तो डीएनए से डीएनए बनेगा, रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। और ये दोनों चीज़ें रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है ये न्यूक्लियस में होता है, लेकिन ये जो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं, ये साइटोसोल में होता है। तो यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये सब के सब साइटोसोल्स में होती हैं, अगर वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो। अगर यूकैरियोटिक है तो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन वो न्यूक्लियस में होगा, बाकी ट्रांसलेशन जो होता है साइटोसेल में होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में। आगे चलते हम देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन 3 साइकिल में कंप्लीट होता है, एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो साइटोसोल में होता है। ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल जो है वो दोनों के दोनों साइटोसोल में हो जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, ये यूकैरियोटिक का। तो यहाँ ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होगा, यहाँ ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों ही साइटोसोल में होंगे। यहाँ क्रेब्स साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स जो होगा उसमें क्रेब्स साइकिल होगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्रेब्स साइकिल भी साइटोसोल में कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है माइटोकॉन्ड्रियल के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कंप्लीट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है मेसोजोम में होगा। मेसोजोम क्या होता था, लास्ट वीडियो में फिगर में अच्छे से हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी इनफोल्डिंग जो होती है वही मेसोजोम कहलाता है। इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड कर लेता है ऐसे ऐसे, तो ये मेसोजोम होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये मेसोजोम में होगा प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स में, ठीक। प्रोकैरियोटिक्स में जो एक ग्लूकोज होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा तो हमेशा 38 ATP रिलीज होगी। ये प्रोकैरियोट्स में फिक्स है कि 38 ATP ही बनेगा एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होगा तो उससे 36 ATP भी बन सकता है और 38 ATP भी बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि प्रोकैरियोट्स में एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से 36 और 38 ATP दोनों बन सकते हैं।
लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 38 बनेगा। तो सटल सिस्टम एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, सटल सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसको डिटेल में आगे देखेंगे हम। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात एक याद रखने की ये बात है कि सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। सेंट्रोजोम ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लिए थे। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे ये आरपीएससी 2020 में, आरपीएससी 2015, टीजीटी 2021, आरपीएससी 2016, मतलब एक छोटी छोटी बातें इतना इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर की कि बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखते हैं। मे बी ये भी आपको आता होगा क्योंकि बेसिक्स हैं, लेकिन हर एक चीज़ में, जैसे आपके पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के पास कुछ नई चीज़ आपको देखने को मिली, सीखने को मिली, बिल्कुल वैसे ही प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस में भी आपको कुछ नया मिलेगा। प्लांट सेल जो है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल्स 90% वॉल्यूम प्लांट का पूरा कवर कर लेता है। जो वैक्यूल्स होते हैं उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होता है वो पेरीफेरी होता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो प्लांट सेल होगा उसका 90% पूरा सेंटर पे वैक्यूल्स स्पेस ले लेता है, तो पेरीफेरी पे स्पेस बचता है। तो न्यूक्लियस हो या फिर साइटोप्लाज्म हो या बाकी सेल ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो पेरीफेरी पे चले जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, प्लास्टिड प्रेजेंट होगा। लोमाजोम एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा जो तो अब एनिमल सेल में नहीं होगा, ये आई होप सो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। लोमाजोम प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडीज होते हैं। यूपीटीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, लोमाजोम लोमाजोम जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है। स्फेरोजोम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे जो मैंने नाम लिखे हैं इसको डिटेल में हम एक बार डायग्राम में देखते हैं कि ये सब है क्या एक्चुअली में। ये लोमाजोम मैंने मेंशन किया है जो रिप्रेजेंट करता है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को, तो ये कैसे और क्यों करता है एक बार हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास एक पूरा का पूरा प्लांट सेल है जो आपके पास दिखाई दे रहा है, ये पूरा प्लांट सेल बना दिया मैंने। तो इसमें जो सबसे पहले सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं सेल वॉल। क्या कहेंगे हम इसको? सेल वॉल कहेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो सबसे आउटर मोस्ट सेकेंड वाला है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और उसके बाद ये सेंटर पे बहुत बड़ा सा हॉलो स्पेस टाइप से जो बड़ा सा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आए। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप यहीं वीडियो को पॉज करके एक बार प्रीवियस ईयर बुक अपने पास में रख लीजिए और इस वीडियो में जितना जहां मैंने बोला ये क्वेश्चन पूछा गया आप एक बार चेक कर लीजिए आया है या नहीं आया है। तो वैक्यूल्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं उन्हें टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो मैंने बना रखा है इसे पूरा सेल का साइटोप्लाज्म है। ये हो गया हमारे पास साइटोस्केलेटन। फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिससे न्यूक्लियस का ही एक्सटेंशन पार्ट होता है, न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद ये गोल्गी बॉडी हो गई इन द प्लांट में गोल्गी बॉडी को डिक्टियोजोम कहते हैं। प्लांट के अंदर गोल्गी बॉडी को ही डिक्टियोजोम कहते हैं। अगर क्वेश्चन डिक्टियोजोम करके कुछ पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि गोल्गी बॉडी इज नोन एज डिक्टियोजोम इन केस ऑफ प्लांट सेल। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्फेरोजोम्स आ गए, ये हमारे पास प्लास्टिड्स है। उसके बाद ये जो मैंने अभी आपको बताया कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में ऑरेंज कलर से मैंने कुछ मार्क कर रखा है, इसे कहते हैं लाइजोजोम। और ये लाइजोजोम जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो हमने देखा अंदर वाला ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने यहाँ मार्क किया है, ये अंदर से ये जो लेयर्स आ रही है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही रिप्रेजेंट करता है लाइजोजोम ऐसे करके कुछ। तो इसलिए ये क्वेश्चन जब पूछा गया था कि लोमाजोम क्या रिप्रेजेंट करता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को ही रिप्रेजेंट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे स्ट्रक्चर में यही आपको देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको पहले से ही पता होंगी। तो ये टोटल था एक प्लांट सेल। ठीक है, ये हमारे पास है एनिमल सेल। एनिमल सेल बना दिया, उसमें सारे डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स जो भी इसमें होना चाहिए सब कुछ इसमें मैंने बना दिया। सबसे पहले हम एकदम बाहर की लेयर से बात करेंगे कि सबसे पहले ये है क्या। ये जो सर्कुलर पार्ट एकदम है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंटर पे इसके ये जो बना हुआ है इसको कहते हैं हम न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के अंदर ये ग्रीन कलर का पार्ट क्रोमैटिन शो कर रहा है। ये जो ग्रीन कलर का इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसे लाइजोजोम कहते हैं। ये ऑरेंज वाला पार्ट गोल्गी बॉडी है। उसके बाद न्यूक्लियस के साथ ये जो एक्सटेंशन ग्रीन कलर है, एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो है बहुत स्मॉल होता है तो इसलिए वैक्यूल्स है ये। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये पूरा का पूरा सेंट्रोजोम है और सेंट्रोजोम के बाद मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर ये
पिंक वाला पार्ट न्यूक्लियोलस हो गया, और यहाँ पे पेरोक्सिसोम प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में भी सेल है तो प्रेजेंट ही होगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। मतलब ये सारे के सारे जो पार्ट्स जो भी सेल में प्रेजेंट होना चाहिए, मैंने यहाँ पे सारी बातें डिस्कस कर ली। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जैसे बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल, जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इन सब के एक मार्कर एंजाइम होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मार्कर एंजाइम ऑफ द गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि यूपी टीजीटी अभी जो पेपर हुआ था 2022 वाला 2026 में 3 और 4 जून को, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल ऑर्गेनल सेंट्रियोल इज ट्यूबुलिन। अगर पूछा जाए कि किसी भी सेल ऑर्गेनल्स में जो ज़्यादा क्वांटिटी में कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल, उस किस चीज़ का होता है, तो ट्यूबुलिन का। लास्ट वीडियो इसी वीडियो में जब पीछे मैंने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस, तो उसमें हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोट्स थे उनमें फ्लैजेला जो है वो फेब्रिन प्रोटीन से बनी थी, लेकिन हमारे एनिमल सेल में ट्यूबुलिन से है। तो ये इस वहीं से क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है कि ये ट्यूबुलिन इसका आंसर हो जाएगा, और ये भी यूपी पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। अगर एक बार हम कंक्लूड करें एनिमल सेल और प्लांट सेल को, तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे सेल वॉल एब्सेंट है एनिमल सेल में, इसमें प्रेजेंट है। प्रोटोप्लास्ट जो है इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। लोमाजोम एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जो है वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगा। वैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में स्मॉलर होते हैं, लेकिन इसमें लार्ज होगा और सेंटर पे होगा। उसके बाद सेंट्रोजोम जो होता है वो एनिमल सेल में भी में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोजोम कहे या सेंट्रियोल कहे, दोनों बात सेम है कि प्लांट में एब्सेंट होगा। उसके बाद प्लास्टिड जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है सेंट्रल होगा, एनिमल सेल में सेंटर पे हो, प्रेजेंट दोनों में होगा। इसमें सेंट्रल होगा एनिमल सेल में, लेकिन इसमें पेरिफेरी होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स। उसके बाद हमारे पास गोल्गी बॉडी आता है, जो कि प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा। एनिमल और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को डेक्टियोजोम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पैरोक्सिजोम, जो कि प्रेजेंट होगा, और लेकिन एनिमल सेल में यूरिकोजोम कहेंगे। क्यों यूरिकोजोम कहते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो पैरोक्सिजोम होता है वो यूरिनरी सिस्टम के एरिया में ही ज़्यादा प्रेजेंट होता है एनिमल्स के केस में, इसलिए उनको हम यूरिकोजोम कहते हैं इन केस ऑफ एनिमल। उसके बाद इसमें भी प्रेजेंट होगा। फिर ग्लाइकोजोम जो है ग्लाइओक्सिजोम जो है वो एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। फिर आता है स्फेरोजोम, स्पोरोजोम एब्सेंट होता है एनिमल में, प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और इसको ओलियोजोम कहते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल। फिर आता है हमारे पास साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है एनिमल और प्लांट सेल दोनों में। प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो एब्सेंट होगा एनिमल में और प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में। डेस्मोट्यूब्यूल्स जो होगा वो एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। यहाँ मैंने पेंसिल से कुछ चीज़ें मार्क कर रखी हैं जो शायद आपको दिखाई दे रहा हो, और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि स्पेरोजोम हैज़ हाफ यूनिट मेम्ब्रेन, ये हाफ यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं, और ये कहाँ से बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होता है। और दूसरी बात, पैरोक्सिजोम डज नॉट हैव डीएनए, पैरोक्सिजोम में डीएनए नहीं होता है। पैरोक्सिजोम हेल्प इन द फोटो रेस्पिरेशन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे एक और पॉइंट है कि प्रोटोप्लाज्म टर्म बाई पुरकिंजे, प्रोटोप्लाज्म टर्म कौन दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और कब कहाँ कैसे पूछे गए वो मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। सेल डिवीजन एनिमल सेल में सेंट्रिक होता है और माइटोसिस होता है, जिसे अस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। इसमें असेंट्रिक होता है, माइटोसिस से ही होता है, एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में सेल फेरो मेथड से होता है, जिसे सेंट्रीपेटल कहते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें सेंट्रीफ्यूगल होता है, क्योंकि इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। आगे अब हम देखते हैं सेल वॉल क्या है, सेल वॉल के बारे में कुछ नई चीज़ें। सेल वॉल टर्म जो है रॉबर्ट हुक ने दिया था। कॉर्क सेल, जिसको ओक प्लांट भी कहते हैं, क्यूरकस सुबर नाम से भी जानते हैं हम इनको, इनका कॉमर्शियल कॉर्क या फिर कॉमन बॉटल कॉर्क भी कहा जाता है। इनमें इन्होंने डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की। प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, जिसको हम जो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेंस, जिसे हम म्यूरिन भी कहते हैं, नैग और नैम से मिलके बना होता है। और फंजाई में प्रेजेंट होता है, जिसको काइटिनस सेल वॉल होता है, लेकिन वो काइटिन से बना होता है, पॉलीमर ऑफ नैग, ये नैग का पॉलीमर होता है ये काइटिन। उसके बाद प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, जो कि बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है।
यहाँ पे हम ये जो मेंशन किए हैं एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स, ये एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब इन सब में प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। बस यही दिखाने की कोशिश की मैंने। तो यहाँ याद रखने की बात यह है कि सेल वॉल बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, फंजाई में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस से बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेंस को म्यूरिन भी कहा जाता है और ये पेप्टाइडोग्लाइकेंस नैग और नैम से मिलकर बना होता है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि नैग और नैम क्या होता है, जो कि और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। जो फंजाई में प्रेजेंट होगा सेल वॉल वो काइटिनस होगा और काइटिन का बना होगा। काइटिन जो होता है इसी नैग का ही पॉलीमर होता है। और प्लांट्स में प्रेजेंट सेल वॉल जो है वो सेलुलोजिक होगा, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होगा। ठीक है। सेल वॉल जो होता है वो एनिमल्स में एब्सेंट होता है एंड स्पोर्स एंड गैमेट्स ऑफ द बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स। ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होगा? बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स के स्पोर्स या गैमेट्स में। ठीक है। सेल वॉल जो है बैक्टीरिया में म्यूरिन से बना होता है, मैंने पीछे डिस्कस कर लिया, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होगा, इसे ही म्यूरिन कहते हैं, नैग और नैम से। फंजाई में काइटिन से बना होगा जो कि काइटिनस होता है, जैसे कि डायटम्स एक एल्गी है। और इसका जो सेल वॉल होता है सिलिसियस होता है। सिलिसियस मतलब सिलिका का बना हुआ, जिसको हम फ्रस्ट्यूल कहते हैं या फिर फ्रस्टल कहते हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि फंजाई में बना हुआ जो सेल वॉल होगा वो अगर डायटम्स का एल्गी है तो सिलिसियस सेल वॉल होगा और सिलिसियस सेल वॉल को ही हम फ्रस्टूल या फिर फ्रस्टल कहते हैं। फ्रस्टल जैसे लाइक सोप बॉक्स, मतलब इस तरीके से कि ऊपर से एक लेयर होगी सेल वॉल को और नीचे वाला जो लेयर होगा वो अंदर की तरफ ऐसे होगा। जिसे ऊपर वाले को एपिथिका कहते हैं और नीचे वाले को हाइपोथिका कहते हैं। तो फ्रस्टूल का मतलब होता है कि सोप लाइक, सोप बॉक्स जैसे हम साबुनदानी देखे हैं घर में, बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर में होता है सोप बॉक्स। तो आगे चलते हैं। यूग्लिना में जो सेल वॉल होगा, यूग्लिना का मतलब प्रोटिस्टा किंगडम में पूरा जो सेल वॉल होगा वो एब्सेंट होगा। अब प्रोटीनीसियस लेयर प्रेजेंट, एक प्रोटीनीसियस लेयर तो प्रेजेंट होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं प्रोटीनीसियस लेयर को, लेकिन सेल वॉल एब्सेंट होता है। यूग्लिना जैसे कि प्लांट एंड एनिमल कलेक्टिवली लिंक, कनेक्टिंग लिंक, जो यूग्लिना होता है जिसको हम प्रोटिस्टा की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, जो कि सेल वॉल एब्सेंट है लेकिन एक पेलिकल प्रेजेंट है, इसको हम प्लांट और एनिमल के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। कलेक्टिंग नहीं, एक कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए, यहाँ पे एन आएगा, कि यूग्लिना को हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स में सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, मैंने डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं। सेल वॉल ऑफ हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन सब कुछ मिक्स होके सेल वॉल बनता है हायर प्लांट्स में। तो जो सेलुलोज हमारे पास है, सेलुलोज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोजिक फिब्रिल। जो सेल वॉल हायर प्लांट्स के जो सेल वॉल होते हैं वो इन सब चीज़ों को मिला के बनते हैं। तो इसमें जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है वो सेलुलोजिक फिब्रिल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सेलुलोजिक फिब्रिल जो है ये क्या होता है, 3000 ग्लूकोज जो होता है अगर वो मिल जाए तो एक सेलुलोजिक फाइबर बन जाता है या फिर एक सेलुलोजिक फिब्रिल हो जाता है। तो 100 सेलुलोजिक फाइबर को अगर हम मिक्स कर दें तो एक मिसिल बन जाएगा। 20 मिसिल्स जो होते हैं वो मिलके एक सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं और 250 सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल मिलके एक सेलुलोजिक फिब्रिल बनाते हैं। मे भी आपको समझ नहीं आया हो, इसलिए हम एक बार वापस से डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बात करी, मैंने बोला कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन से मिलके बना होता है। जो ये सेलुलोज इसमें है, ये सेलुलोज जो प्रेजेंट होगा वो सेलुलोजिक फिब्रिल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सेलुलोजिक फिब्रिल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ये सेलुलोजिक फिब्रिल होता क्या है। अगर हम 3000 ग्लूकोज को, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज हो और 3000 ग्लूकोज हो, इन सब को मिलाएंगे तो एक सेलुलोज फाइबर बनेगा, एक सेलुलोज फाइबर बन जाएगा। तो इसी तरीके से एक सेलुलोज फाइबर बना तो अगर 100 सेलुलोज फाइबर हम मिक्स कर दें तो एक मिसिल बन जाएगा। अगर एक मिसिल जो बना है ऐसे एक एक करके हम टोटल 20 मिसिल्स ले लें तो 20 मिसिल्स को मिक्स करने के बाद एक सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल बन जाएगा। एक सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल या फिर एक सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल, हम यही देख रहे थे। सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल क्या होता है, मतलब माइक्रो नहीं, फिब्रिल क्या होता है, माइक्रो चल के आगे और बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे एक सेलुलोज फिब्रिल बन गया, यही हमको जानना था। उसके बाद अगर हम एक सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल बन गया, 250 माइक्रोफाइब्रिल्स को या फिर 250 सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स को हम मिक्स कर दें तो एक सेलुलोजिक फिब्रिल बन जाएगा। अभी हमें यही जानना था कि सेलुलोजिक फिब्रिल क्या होता है। तो इस सेलुलोजिक फिब्रिल को जानने के लिए हमने इतनी सारी बातें जानी।
फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि इससे यूपी टीजीटी या फिर पीजीटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी। उसके पहले आपको समझ में आना जरूरी है कि इसमें हो क्या रहा है। जो सेलुलोज हायर प्लांट्स का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन एंड सुमेरिन से। तो जो इसमें सेलुलोज प्रेजेंट है, सेलुलोज बना होता है, जो सेलुलेज प्रेजेंट होता है वो सेलुलोजिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सेलुलोजिक फिब्रिल के फॉर्म में। ये सेलुलोजिक फिब्रिल जो है वो क्या होता है, 3000 ग्लूकोज मिलाएंगे तो एक सेलुलोज फाइबर बनेगा। अगर इसी तरीके से जो एक सेलुलोजिक फाइबर मिला है हमको, उसी तरीके से हम 100 सेलुलोज फाइबर को मिक्स कर दें तो एक मिसल बन जाएगा। एक मिसल हमको मिल गया तो हम एक एक करके ऐसे टोटल 20 मिसल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो एक सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल बनेगा। अगर एक सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल हमारे पास है तो हम 250 सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स को मिक्स करें अगर, तो एक सेलुलोजिक फिब्रिल बन जाएगा, जो कि यही हमें जानना था कि सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल क्या होते हैं। अब हम एक बार देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया है। मैंने ऊपर लिख रखा है, यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है कि 1 फिब्रिल ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, मतलब कह रहा है कि सेल वॉल का एक फिब्रिल कितने माइक्रोफिब्रिल से मिलके बना होता है, तो वो 250 माइक्रोफिब्रिल से मिलके बना होता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ और सिर्फ तब दे पाएंगे जब आपको ये सारी बातें पता होंगी। मैंने बताया कि एक सेलुलोजिक फिब्रिल या फिर एक फिब्रिल जो है वो 250 सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल से मिलके बना होता है। अगर ये बात किसी को नहीं पता होगी तो डू यू थिंक कि इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना पॉसिबल है? ये यूपी टीजीटी और पीजीटी का लेवल है। 11th और 12th की एनसीईआरटी में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। अब हम चलते हैं आगे, ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो हम देखते हैं। हमने पीछे लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो या इसी वीडियो में जब एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस देखा तो हमने ये देखा कि प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं प्रेजेंट है, बात जानने से पहले हमें ये बात तो पता होना चाहिए कि क्या होता है, ये मतलब है क्या जो इसमें प्रेजेंट और उसमें नहीं प्रेजेंट है। तो इस बात को समझने के लिए हमने लिया है सेल। ये पूरा एक सेल है और ये एक दूसरा सेल है। उसके बाद इसमें ये जो हमारे पास है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ एक्सटेंशन में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस के साथ ये जो अंदर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आ रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो इस तरीके से पूरा यहाँ तक आ गया है, ये पूरा निकल के। ठीक, पहले हम एक बार देख लेते हैं। ये जो पहले ऊपर का वो लेयर है उसे हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, इसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। थिक्स होता है, मतलब थिक होता है। सेकेंडरी सेल वॉल में S1, S2, S3 मतलब इस तरीके से डिवीजन होता है। तो जो S2 होता है थिकेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा थिक होता है। जो लास्ट वाला लेयर अंदर का उसे टर्सरी सेल वॉल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से निकला हुआ ये ग्रीन वाला पार्ट जो ऐसे इधर तक आया है उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जिस लाइन से होके आएगा, ये पूरा पिंक वाला जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसे पूरा बोल देते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक है। ये पिंक वाला पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्लाज्मोडेस्माटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर ये जो अंदर से ये गया हुआ, क्योंकि यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ तक चला गया तो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो गया, तो इसी को हम कहते हैं डेस्मोट्यूब्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी टीजीटी 2016 में भी क्वेश्चन आया है और भी बहुत सारे टाइम्स यूपी पीसीएस वगैरह में भी पूछा गया। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे ये जो है अंदर से ग्रीन वाला पार्ट, इसे हम डेस्मोटिब्यूल्स बोलते हैं। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होके एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है तो उसे हम डेस्मोटिब्यूल्स बोलते हैं, और जिस रास्ते से होके जाता है उसे प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और ऊपर नीचे ये सब जो ऑरेंज कलर से मैंने दिखाया उसे हम मिडल लैमेला बोलते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो एक बार और डिटेल में देखते हैं कि डेस्मोटिब्यूल क्या होता है। टीजीटी 2026 में 16 में क्वेश्चन क्या आया था, ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग टू सिस्टर्ने ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लोकेटेड एट टू अपोजिट एंड्स ऑफ अ प्लाज्मोडेस्माटा। क्वेश्चन आया था कि प्लाज्मोडेस्माटा के दो अपोजिट एंड्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्ने को कनेक्ट करता है, उस ट्यूब्यूल्स को क्या कहते हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इससे निकला है उसी के पार्ट्स के सिस्टर्ने यहाँ से यहाँ गया है, तो इसको क्या कहते हैं, डेस्मोट्यूब्यूल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप इस बात को कनेक्ट कर पाएँ कि आप जो पढ़ रहे हैं आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। पीछे हमने देखा कि जो सेल वॉल होते हैं वो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, या फिर 3 टाइप्स के मेन होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल।
उसी के साथ साथ मिडल लेमिना होता है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो सबसे आउटर मोस्ट होता है और ये सेलुलोज फिब्रिल से मिलके बना होता है। सेलुलोज और पेक्टिन भी होते हैं इसमें। प्राइमरी सेल वॉल जो होता है ये लिविंग होता है। सबसे बात ध्यान रखने वाली है कि सेलुलोज फिब्रिल से बना है, सेलुलोजिक पेक्टिन ये सब कुछ प्रेजेंट होता है, लेकिन ये लिविंग है। सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निफाइड एंड सुबेराइज्ड होता है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है डेड होता है, डेड। ये चीज़ ध्यान रखना है कि प्राइमरी सेल वॉल लिविंग, सेकेंडरी सेल वॉल डेड है। उसके बाद टर्सरी सेल वॉल मेडअप ऑफ जाइलम्स, ये जाइलम से बना होता है। प्रेजेंट इन द सम जिम्नोस्पर्म्स एंड ट्रैकियार्ड्स, ये कुछ जिम्नोस्पर्म और ट्रैकियार्ड्स में ही प्रेजेंट होता है। मिडल लैमेला कनेक्ट टू एडजेसेंट प्लांट सेल, ये क्या करता है, दो आसपास, एडजेसेंट मतलब पास पास की दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं। मेड अप ऑफ पेक्टिन, ये पेक्टिन से बने होते हैं। कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिडल लैमेला में कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम इसका इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं और आगे देखते हैं कि जो पेक्टिन होता है, यहाँ हमने जो पढ़ा कि जो पेक्टिन है मिडल लैमेला को बना रहा है, तो पेक्टिन जो होता है वो प्लांट सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है और कार्बोहाइड्रेट का ये बना होता है। बाइंडिंग ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज को बाइंड करने में हेल्प करता है। तो अगर प्लांट सीमेंट पूछा जाए क्या होता है, तो ये होता है पेक्टिन। अगर एनिमल सीमेंट पूछा जाए क्या होता है, तो हियालुरोनिक एसिड जो होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट से ही बना तो होता है। तो हियालुरोनिक एसिड को एनिमल सीमेंट के नाम से जानते हैं और पेक्टिन को प्लांट सेल के नाम से। हम देखते हैं कितने टाइप्स के ग्रोथ हो सकते हैं प्लांट के सेल वॉल का। टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन द प्लांट सेल वॉल, एक तो हो सकता है इंटूसेप्शन। इंटूसेप्शन के अलावा एक अपोजिशन हो सकता है, अपोजिशन। तो यहाँ पे एपोसिशन या अपोजिशन जो आप प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं। तो इंटूसेक्शन जो है, इंटूसेप्शन, फीचर्स ऑफ प्राइमरी सेल वॉल एज वेल एज सेकेंडरी सेल वॉल। हमने पीछे देखा कि सेल वॉल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी दो तीन टाइप्स के होती हैं। तो इंटूसेप्शन टाइप का ग्रोथ जो होगा सेल वॉल का वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में होगा। डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल इन फॉर्म ऑफ पैचेज इनसाइड और बीनीथ द एग्जिस्टिंग सेल वॉल, जो नए सेल वॉल को बनाने के लिए जो मटेरियल डिपॉजिट होगा पैचेज के फॉर्म में, वो सेल वॉल के अंदर या फिर उसके जस्ट नीचे एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा मतलब प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होता है, फीचर्स ऑफ द ओनली सेकेंडरी सेल वॉल, ये अपोजिशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है सेकेंडरी सेल वॉल में देखने को मिलेगा। उसके बाद डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल ओवर एग्जिस्टिंग सेल वॉल इज फॉर्म ऑफ द लेयरिंग, ये लेयरिंग में होगा लेकिन ओवर होगा, ऊपर प्रेजेंट होगा। ये कहाँ था, नीचे था या फिर अंदर था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। जो इंटर सेलुलर स्पेसेस होते हैं या फिर कैविटीज़ ऑफ द प्लांट जो होते हैं, जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल स्पेस भी कहते हैं, वो कितने टाइप्स का हो सकता है, दो टाइप्स का हो सकता है। एक है यहाँ पे साइजोजिनस कैविटी, एक लाइजोजिनस कैविटी। साइजोजिनस कैविटी क्या हो सकता है, फॉर्म्स व्हेन सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट प्लांट सेल सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर। ये तब बनता है जब सेल वॉल जो होता है दो आसपास की सेल्स से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है रेजिन कैनाल ऑफ पाइनस। पाइनस का जो रेजिन कैनाल होता है ये साइजोजिनस का ही कैविटी का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद दूसरा है वेलिकुलर कैनाल ऑफ द इक्विसेटम। इक्विसेटम के वेलिकुलर कैनाल जो होता है वो भी एग्जाम्पल होता है साइजोजिनस कैविटी का। साइजोजिनस कैविटी का मतलब हुआ फॉर्म्स व्हेन सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट प्लांट सेल सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये तब बनेगा जब दो आसपास की सेल्स जो होती हैं उनके सेल वॉल सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। उसके बाद हम चलते हैं लाइजोजिनस कैविटी पे। फॉर्म्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ इंटायर सेल लिविंग अ कैविटी। ये तब बनेगा जब ये ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इंटायर सेल, जब पूरी की पूरी सेल जो है ब्रेकडाउन कर जाती है, पूरी एक ब्रेकडाउन होके कैविटी बना देता है, तो बनता है लाइजोजिनस। ऑयल कैविटी ऑफ द सिट्रस। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, सिट्रस जो है उनके अंदर जो ऑयल कैविटी बनता है वो लाइजोजिनस कैविटी की वजह से बनता है। ये इसका एग्जाम्पल है, ध्यान देना। जो हमने पीछे देखा साइजोजिनस जो कैविटी होते हैं और लाइजोजिनस, एक तीसरा होता है साइजो लाइजोजिनस कैविटी। मतलब दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज इसमें शो करेंगी, साइजोजिनस और लाइजोजिनस की, तो इसको कहते हैं साइजो लाइजोजिनस कैविटी। बोथ प्रोसेस इन्वॉल्व, मतलब अगर दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होगा तभी साइजो लाइजोजिनस कहेंगे। जैसे H2O मतलब वाटर कैविटी इन द प्रोटोजाइलम ऑफ द मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम के जो प्रोटोजाइलम्स होते हैं उसमें जो वाटर कैविटी बनती है वो साइजो लाइजोजिनस कैविटी की वजह से बनती है।
अब हम यहाँ से देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म कौन दिया था, फीफर या फिर पीफर, जो आप प्रोनाउंस करना चाहो। सेल ऑर्गेनेल्स के जो डिस्कवर्ड साइंटिस्ट हैं उनका नाम पूछ लिया जाता है पीजीटी या टीजीटी पेपर में। तो प्रीफर या फीफर, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर्ड बाय, ये टर्म दिया था फीफर ने। प्लाज्मोलेमा जो है ये टर्म दिया था जेक्यू प्लोवर ने। सेल मेम्ब्रेन जो टर्म है वो नागेली एंड क्रेमर ने दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन ने दिया था। तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स टर्म्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेंस में यूज किया जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म प्रीफर, प्लाज्मोलेमा जो है, प्लाज्मालेमा जेक्यू प्लोवर, सेल मेम्ब्रेन नागेली एंड क्रेमर, यूनिट मेम्ब्रेन जो है रॉबर्टसन। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल एंड सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री इन द प्लांट सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि लिपिड मॉडल है, सैंडविच मॉडल है, ट्राइपार्टाइट मॉडल है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो मॉडल्स हैं इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मतलब अकॉर्डिंग टू लिपिड मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स ओनली। लिपिड मॉडल कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सिर्फ और सिर्फ लिपिड से मिलके बना है। लिपिड मोनोलेयर और लिपिड बाइलेयर मॉडल है। तो जो लिपिड मोनोलेयर मतलब लिपिड का एक सिंगल लेयर है, तो प्रपोज्ड बाय ओवरटन, मतलब ओवरटन ने ये प्रपोज किया कि लिपिड का एक सिंगल लेयर है और उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और लिपिड बाइलेयर मॉडल में ग्रोटर एंड ग्रेंडल ने कहा कि लिपिड बाइलेयर जो मॉडल है, मतलब लिपिड के 2 लेयर्स अगर बने हैं तो उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट जो मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो था सैंडविच मॉडल, और ये दिया था डैनियल एंड डेवसन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड प्रोटीन, और इन्होंने कहा कि सैंडविच मॉडल में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना है। अगला हम देखते हैं, ये याद रखना है किसने दिया है कौन सा मॉडल। अगला मॉडल है ट्राइपार्टाइट या फिर ट्राइपार्टिट मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसे हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, और इसको रॉबर्टसन ने दिया है। इसमें जो डायमीटर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 75 एंगस्ट्रॉन या फिर 7.5 नैनोमीटर का है, और इन्होंने प्रोटीन, लिपिड, ये सब चीज़ों को मिक्स करके ट्राइपार्टाइट मतलब 2-3 चीज़ मिलके इसमें बनी है। तो यहाँ पे प्रोटीन का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉन या फिर 2 नैनोमीटर कहते हैं। लिपिड का डायमीटर 35 एंगस्ट्रॉन है, आल्सो नोन एज ट्राई लैमिनार मॉडल, और इसको ट्राई लैमिनार मॉडल के नाम से भी जानते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन, ट्राइपार्टाइट मॉडल और ट्राई लैमिनार मॉडल कौन दिया है, रॉबर्टसन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारा सीखना है कि क्या चीज़ कैसे होता है, क्यों। तो इसको बहुत डिटेल में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अभी मैं स्टार्ट करूँगी, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आपको भी देखने में मुश्किल होगा कि सब चीज़ें आपको नोट डाउन भी करनी है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रिवाइज करने के लिए वापस बार बार आप वीडियो तो देखेंगे नहीं, तो उसको आप रिवाइज करने के लिए नोट्स बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल डिस्कस करेंगे, उसके बाद और आगे देखेंगे टॉपिक्स। इसके बारे में इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स नोट करेंगे। लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड मोजाइक मॉडल है, कौन दिया है, कैसे दिया है, सब कुछ चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप एक बार विश्वास बनाए रखिए, चीज़ों को देखिए, अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए, जो आप पढ़ सकते हैं साइड बाय साइड पढ़िए। आप रिवीजन के तौर पे इन वीडियोस को देखिए, इनका नोट्स बनाइए। जो चैप्टर एक बार आप वीडियो से देख रहे हैं, मतलब एक कंप्लीट चैप्टर हो जाने दीजिए आप। जैसे कि सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो सीरीज चल रहा है, ये पूरा लेक्चर देखने के बाद, मतलब कंप्लीट चैप्टर देखने के बाद आप साइटोलॉजी यूनिट का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जो इस यूनिट में होगा, क्योंकि साइटोलॉजी यूनिट में बायोमॉलिक्यूल्स और सेल डिवीजन, सेल साइकिल, ये तीनों कंबाइंड करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो सारे क्वेश्चंस इसी चैप्टर के नहीं होंगे, लेकिन इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपसे ज़रूर बनेगा, 100% बन जाएगा। बायोमॉलिक्यूल्स और सेल डिवीजन भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले इस यूनिट को ख़त्म करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए अच्छे से।